चलिए, तो आज का टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। इससे पहले हम लोग बायो सावर्ट लॉ पढ़े थे। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बायो सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। और एम्पियर का नियम से भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल के कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। एम्पियर का नियम क्या है, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं किसी स्टैट चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो तरह से फाइंड करते हैं, एक कूलम्ब्स लॉ से फाइंड करते हैं और दूसरा हम गॉस के लॉ से फाइंड करते हैं। कूलम्ब्स लॉ से कैसे फाइंड करते हैं, तो आंसर है कि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे E बराबर KQ/R²। एक फार्मूला ये होता है KQ/R²। ये फार्मूला कहाँ से आया, कूलम्ब्स लॉ से आया। कहाँ से आया है, कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद एक और तरीका होता है जब सिमेट्री है ना, सममित जब कोई कंडक्टर होता है, जैसे कि एक स्फेरिकल है ना, मान लो कि कोई गोला है, उस पर चार्ज फैला हुआ, तो उसके कारण निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग गॉस के नियम से फाइंड करते हैं। तो एक गॉस का लॉ भी था। गॉस का लॉ क्या था, लाइन इंटीग्रल फाई ई या फिर E × ds = Q/ε0। ये था गॉस का नियम, गॉसिस लॉ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए दो तरह का लॉ है। एक कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ से हम KQ/R² किसी पॉइंट चार्ज के कारण फाइंड करते हैं, और गॉसिस लॉ से क्या करते हैं, तो किसी स्फेरिकल है ना, किसी स्फेरिकल के कारण या फिर सिलेंड्रिकल के कारण या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें अगर चार्ज फैला हुआ है तो निकट बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, गॉसिस लॉ से फाइंड करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ से भी फाइंड करते हैं और गॉसिस लॉ से भी फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग जनरली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बायो सावर्ट का लॉ है ना। बायो सावर्ट का लॉ क्या है कि अगर मान लो कि एक वायर है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है, तो इस करंट के छोटे से एलिमेंट के कारण, छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मान लो कि R दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम बायो सावर्ट के नियम से फाइंड करते थे। बायो सावर्ट का नियम क्या होता था, dB = μ0/4π × Idl sin θ/R²। ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसी तरह से एम्पियर का लॉ है, जैसे गॉस का लॉ है वैसे एम्पियर का लॉ है। जैसे कूलम्ब्स लॉ था वैसे बायो सावर्ट लॉ है। बायो सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। और जब सिमेट्रिक आता है तो गॉस लॉ से फाइंड करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिमेट्रिक जब रहेगा तो एम्पियर के लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं एम्पियर्स लॉ क्या कहता है। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि किसी बंद वक्र या फिर लूप है ना, वक्र को ही इंग्लिश में हम क्या ले लेते हैं, लूप लेते हैं, या कर्व भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लूप लेंगे। किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा का μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का स्टेटमेंट है। फिर से एक बार देखते हैं क्या करें, किसी बंद लूप, यानी मेरे पास एक ऐसा लूप होना चाहिए जो बंद हो, ठीक है, यानी किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उस लूप के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखीय समाकलन होगा, जो लाइन इंटीग्रल होगा, वो किसके बराबर होगा, तो आंसर है कि उस लूप में जो भी धारा बह रही होगी, जो भी धारा उस लूप के अंदर बह रही है, उसका μ0 गुना के बराबर होता है। जैसे कि लेते हैं कि मान लो मेरे पास दो करंट है, एक करंट का डायरेक्शन मान लो कि बोर्ड के अंदर जा रहा, तो अंदर की ओर जाने वाले को हम क्या मान लेते हैं, क्रॉस मानते हैं। पहले से आपको बताया गया कि अंदर जो जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर रहता है तो क्या लेते हैं, क्रॉस, और जो धारा बाहर की ओर जा रही उसको क्या लेते हैं, डॉट लेते हैं। तो मान लो कि एक करंट है I1 जो कि अंदर की ओर जा रही है, और एक करंट है I2 जो कि बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, दो तरह का वायर है
और दोनों वायर के कारण सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब एम्पियर का लॉ लगा करके इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे और इसका जो नियम है इस नियम को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे दो वायर है, एक I1 दूसरा I2। I1 का डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर, यानी I1 जो है जो धारा बह रही तार में वो किधर बह रही, अंदर की ओर बह रही, और I2 जो है वो किधर बह रहा है, बाहर की ओर बह रहा है। क्लियर है यहाँ तक के? इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, एक लूप चाहिए। तो क्या करते हैं, पॉइंट P से लेते हुए एक लूप बना देते हैं, ठीक है। और ये लूप कोशिश रहे ये कि लूप हमेशा सिमेट्रिक हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सिमेट्रिक मीन्स जहां जिसका यानी कि करंट से लेकर के डिस्टेंस हो जो भी है, मतलब लूप का वो बराबर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पे सेम आ जाए। तो चलिए दो वायर है I1 और I2, इसमें करंट अंदर की ओर फ्लो कर रही, इसमें करंट बाहर की ओर फ्लो कर रहा। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस वक्र द्वारा घेरे क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये जो हमने लूप लिया है इस लूप को कहते हैं एम्पीरियल लूप, एम्पियर्स लूप। ये एम्पियर्स लूप है और असलियत में ये एक तरह का लूप ही है, ठीक है। ऐसा नहीं समझ लेना कि ये सरफेस है, जैसे कि हम लोग गॉस के नियम में सरफेस लेते थे, जैसे गोला, तो गोला क्या है, एक सरफेस, एक सतह है ना। बेलन, बेलन क्या है, एक सतह है। उसी तरह से और भी जैसे कि घन लेंगे, घनाभ लेंगे, तो वो सब एक सतह है। बट ये लूप है। लूप मीन्स सिर्फ इसका लेंथ हो सकता है, इसका आयतन नहीं निकाल सकते हम लोग। तो लेंथ यानी कि ये एक तरह का सर्कल है। ये क्या है, सर्कल। ऐसा नहीं समझ लेना कि ये गोला है, स्फीयर, ये सर्किल है और इसका लेंथ होता है कहीं ना कहीं पे लेंथ। तो मान लो कि पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो पॉइंट P पर एक स्मॉल लेंथ इमेजिन करेंगे dl, है ना। और ये dl कहीं पर भी ले सकते हैं, मान लो यहाँ पर dl ले लिए, यहाँ पर dl ले लिए, कहीं पर भी हम dl मान सकते हैं। और उस dl को मानने के बाद हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लूप का एक डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन हम कुछ भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी हो तो हम क्लॉकवाइज देंगे, हमारी मर्जी हो तो एंटी क्लॉकवाइज देंगे। तो मान लो कि इसका डायरेक्शन हम देते हैं क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा में चलती है ना। घड़ी में ऐसा होता है 12, 1, 2, 3, तो इधर चल रहा है ना, घड़ी की सुई जो ऐसे चलती है। तो इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज और इसके अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हम मान लिए कि एक डायरेक्शन दिए हैं लूप का और ये लूप का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, या फिर इस वायर को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, इसका जो डायरेक्शन होगा ये लूप का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो लूप के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने चारों उंगली को घुमाएंगे। तो लूप का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, तो चारों उंगली को हम ऐसे करके घुमाएंगे। उसके बाद अंगूठा जिस डायरेक्शन में रहेगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे करके देख रहा, लूप ऐसे जा रही इस तरह से, तो अंगूठा किधर जा रहा, अंदर की ओर, मीन्स अंदर वाला जो होगा डायरेक्शन वो पॉजिटिव और बाहर वाला जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे करके घुमाए, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर, तो अंदर वाला पॉजिटिव और I2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव। तो ये जो dl है, dl के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो नियम के अकॉर्डिंग इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म बनता है वो मैथमेटिकल फॉर्म ये इस तरह से होता है, लाइन इंटीग्रल b इंटू dl। ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पे एक सर्कल लगा दिए। तो ये क्या समझाता है हम लोगों को कि ये पूरे लूप का इंटीग्रेशन हो रहा। ये सर्कल का मतलब क्या है कि पूरे लूप का इंटीग्रेशन, और इसको पढ़ेंगे क्या, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये किसके बराबर होता है, तो लूप में, लूप के अंदर, ध्यान रहे कि करंट जो है लेंगे हम हमेशा लूप के अंदर वाला करंट लेंगे। तो लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। तो यानी म्यू नॉट I
इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर की ओर, जो करंट अंदर की ओर फ्लो कर रहा उसी का कुल योग म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। जैसे गॉसेस लॉ में होता था कि एक सरफेस के अंदर जितने सारे आवेश है सभी का कुल योग 1/ε0 गुना के बराबर होता है, उसी तरह से आई जो है वो इनसाइड मीन्स लूप के अंदर जो आई फ्लो कर रही है उसके कुल योग के बराबर होगा। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, गणितीय रूप है एम्पियर के परिपथीय नियम का। ये क्या बता रहा है, लाइन इंटीग्रल v इंटू डी एल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई इनसाइड। अगर हम यहाँ पे आई देखें तो I1 यहाँ पर लिख लेते हैं, I1 जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और I2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। I1 I2 का पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड करता है, तो दाएं हाथ का चारों उंगली को हम घुमाएंगे लूप के डायरेक्शन में, उसके बाद I1 किधर जा रहा है अंदर की ओर और अंगूठा भी किधर जा रहा है अंदर की ओर, तो दोनों सेम डायरेक्शन, यानी अंगूठा जिस दिशा में जाएगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे और अंगूठा का जो अपोजिट डायरेक्शन होगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे। चलिए यहाँ तक के क्लियर हो गया। अच्छा, लूप का डायरेक्शन हम तब लेंगे जब लूप के अंदर एक से ज्यादा करंट हो। देख रहे हैं यहाँ पे दो करंट कैरिंग वायर है, एक I1 है दूसरा I2। अगर एक ही वायर रहेगा तो लूप का डायरेक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही लूप का डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, डीएल का डायरेक्शन कौन होगा, तो डीएल का डायरेक्शन जो होगा जो लूप का डायरेक्शन वही डीएल का डायरेक्शन, तो लूप का डायरेक्शन इधर तो डीएल का भी डायरेक्शन इधर। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, या जितने भी वायर इसमें रहेंगे सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट आई के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करके हम चाहे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। और अभी यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसके कारण इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे जैसे कि बायो सेवर्ट में पहले से पढ़ चुके हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए तो हेडिंग लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हिंदी में देखते हैं इसको, लंबे सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बायो सेवर्ट में हम लोग पहले से पढ़ चुके, अनंत विस्तार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, बायो सेवर्ट के नियम से देखे थे तो फॉर्मूला आया था B = म्यू नॉट बाई 4 × 2I/R। ये फॉर्मूला आया था अनंत विस्तार के लंबे सीधे तार के कारण, और यही फॉर्मूला हम एम्पियर के नियम से भी प्रूव कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ हम बायो सेवर्ट के नियम से प्रूव किए हैं वही एम्पियर के नियम से भी प्रूफ हो सकता है, और बड़ा ही आसानी से प्रूफ हो सकता है। इसको जब प्रूफ किए थे तो पहले एक फॉर्मूला आया था म्यू नॉट बाई 4 × I/R साइन θ1 प्लस साइन θ2। उसके बाद वहाँ पे दो कंडीशन लिए थे कि अगर θ1 90 रहे θ2 भी 90 रहे तब अनंत विस्तार तार के कारण इतना फार्मूला आता है। यहाँ पे इतना कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से हम इस फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। B = म्यू नॉट बाई 4 × 2I/R। ये किसके कारण है, तो अनंत विस्तार के धारावाही तार के कारण है। तो लेते हैं एक अनंत विस्तार का धारावाही तार। मान लो कि ये
एक वायर है जिसमें I धारा फ्लो कर रही है, और इस वायर के कारण यहाँ पे एक पॉइंट P है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे नाम रख देते हैं O, यहाँ पे P है, और O से P तक का जो डिस्टेंस है इसको R मान लेते हैं, ताकि R से R मैच कर जाए, डिस्टेंस है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या माने हैं कि माने एक वायर है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है, अनंत लंबाई का एक तार है, और इस तार में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, I, है ना। I धारा के कारण तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और किसके नियम से ज्ञात करेंगे, तो एम्पियर के नियम से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, जो भी लिखे हैं उसको 2 लाइन लिख लेते हैं। माना एक अनंत विस्तार का तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण बिंदु तार से R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने जो माना है उसको लैंग्वेज में लिख लिए कि एक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही, और तार के कारण R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम एम्पियर का नियम लगाएंगे। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको तार के चारों ओर एक लूप मानना पड़ेगा। जैसे गॉस के परिमेय में होता था कि आवेश के चारों तरफ एक बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस मानते थे, उसी तरह से तार के चारों तरफ हम लोगों को एक लूप मानना पड़ेगा। उसके बाद उस लूप में से जो भी करंट फ्लो करेगी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट I के बराबर होगा। तो सबसे पहले इस तार के चारों तरफ एक लूप मानेंगे। तो मान लेते हैं कि एक लूप है जो तार के चारों तरफ फैला हुआ है, मीन्स ऐसे है वायर और इसके चारों तरफ एक लूप बना हुआ है, और वो लूप कैसा लूप है, सर्कुलर लूप है। तार ऐसे है और इमेजिन करो कि इसके चारों तरफ एक लूप है। अगर इसका दूसरा सिचुएशन देखें तो कुछ ऐसा है कि एक लूप है और इसमें तार जो है इस तरह से है I, यानी कि तार में जो धारा किधर फ्लो कर रही है, बाहर की ओर, और इसके चारों तरफ एक लूप बना हुआ है। यानी इसी सिचुएशन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पर से भी आप आसानी से समझ पाओगे कि वायर है, वायर में धारा किधर बह रही है, बाहर की ओर। इसमें भी किधर बह रही है धारा, बाहर की ओर, यानी या मान लो ऊपर की ओर धारा बह रही, और यहाँ पे एक ऐसे करके लूप बना हुआ है। और इस लूप को हम कहाँ से बनाए हैं, तो पॉइंट P से मिलाते हुए बनाए। देख रहे हैं पॉइंट P यहाँ पे था, तो इस पॉइंट P से होते हुए एक लूप बनाए हैं। अच्छा, पॉइंट P से होते हुए लूप बनाए हैं, तो इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो रेडियस कितना हो गया, R। मीन्स यहाँ पे अगर धारा प्रवाहित हो रही थी तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, R है। मीन्स इस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है, R। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तार कैसा है, अनंत विस्तार का तार है। हमने क्या माना, तो सब एक लूप माने हैं। लूप कहाँ से माने हैं, पॉइंट P से होते हुए एक लूप माने। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं लैंग्वेज में कि बिंदु P से मिलाते हुए एक सर्कुलर लूप की कल्पना करते हैं, सर्कुलर लूप की कल्पना करते हैं। अब हम लोगों को इस पॉइंट P पर एक स्मॉल एलिमेंट
करंट एलिमेंट DL की कल्पना करना है। तो DL ले लिए, जैसा कि अभी हम लोग पिछले थोड़ा से पहले वाले स्टेप में देख रहे थे कि एक DL कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी DL ले सकते हैं, यहाँ पर भी DL ले सकते हैं, कहीं पर DL ले सकते हैं। उसके बाद इसका एक डायरेक्शन लेते हैं, तो देख रहे हैं कि करंट किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो लूप जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देख रहे हैं करंट किधर आ रहा बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स हाथ इधर मुड़ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा या जो लूप का डायरेक्शन होगा वही DL का होगा। अभी बता रहे थे कि डायरेक्शन अगर लूप का इधर है तो DL का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। आगे हम लोग क्या ये कल्पना करते हैं, और इस लूप पर स्मॉल एलिमेंट DL की कल्पना करते हैं, और DL का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो एम्पियर का लॉ लगाते हैं। तो पहले आप इतना लिख लो, चलिए इसको मिटाते हैं, कल्पना करते हैं एम्पियर्स लॉ से। एम्पियर के नियम से, तो एम्पियर का नियम क्या है, लाइन इंटीग्रल B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अगर एक ही करंट है तो सिर्फ I लिए, अगर इसमें ढेर सारा करंट फ्लो करता है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो भी रहता है सब मानते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B आया, तो ये जो B मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड चाहे करंट अंदर हो या करंट बाहर हो, सबके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। बट करंट जो लेना है वो सिर्फ अंदर लेना, लूप के अंदर वाला लेना। मैग्नेटिक फील्ड सभी करंट के कारण हो सकता है, बट इनसाइड करंट जो लेना है, I जो लेना है यहाँ पे म्यू नॉट के साथ, वो सिर्फ लूप के अंदर वाला लेना। तो लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, I, इसलिए I लिए है। अच्छा अब देखते हैं B और DL के बीच का कोण। तो फिर से देखते हैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, करंट किधर जा रहा है, बाहर की ओर, हाथ घुमाए तो डायरेक्शन B का इधर है, और DL का डायरेक्शन जो लूप का डायरेक्शन है, तो B का डायरेक्शन भी इधर, DL का भी डायरेक्शन इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 डिग्री। तो लाइन इंटीग्रल B इंटू DL बराबर BDL कॉस थीटा, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। BDL कॉस थीटा का मान 0, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, तो BDL बच गया। अच्छा B देखते हैं तो हर जगह पे सिमेट्रिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, हर जगह का लेंथ क्या है, बराबर है। तो B क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, हर जगह पे B क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो B इक्वल है यानी कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लिए। तो अंदर में क्या बचा, सिर्फ DL। तो DL का इंटीग्रेशन क्या आ गया, L आ गया, यानी B इंटू L। और L जो है, चूंकि L मीन्स पूरे लूप का लेंथ, इस पूरे लूप की लंबाई। तो पूरे लूप की लंबाई एक वृत्त की लंबाई, तो वृत्त की लंबाई क्या होता है, तो आंसर है वृत्त की लंबाई जो है वृत्त का परिधि होता है। ये वृत्त की अगर लंबाई निकालना रहे तो कैसे लंबाई निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, तो वृत्त की लंबाई निकल जाएगा। यानी लंबाई निकालने के लिए वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r हो गया, L बराबर 2 पाई r। तो B इंटू L बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r, यानी कि B इंटू 2 पाई r हो गया। ये किसके बराबर आया, तो B इंटू DL के बराबर आया। B इंटू DL के बराबर क्या आ गया, B इंटू 2 पाई r। चलिए अब समीकरण फर्स्ट से देखते हैं।
तो समीकरण फर्स्ट क्या है, बी इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट आई, बी इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट आई, और b इंटू डी एल के जगह पे क्या आ गया, b इंटू टू पाई आर। इसको अगर इक्वेशन सेकंड मान ले तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से, सिर्फ समझने के लिए इसको इक्वेशन सेकंड माने, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। समीकरण सेकंड से अगर देखें तो b इंटू डी एल के जगह पे क्या आया, b इंटू टू पाई आर, तो b इंटू टू पाई आर ले लिए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कर दिए। अच्छा b का वैल्यू फाइंड करना है तो b बराबर इधर चला गया म्यू नॉट आई और नीचे आ गया टू पाई आर, b बराबर म्यू नॉट आई टू पाई आर। यही होता है एक अनंत विस्तार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों क्या है, सेम है ना। इसको अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये भी यही चीज़ है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम बायो-सेवर्ट का नियम यूज किए थे, अभी हम एम्पियर के लूप लॉ से आसानी से फाइंड कर लिए। यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं ऐसा एंगल मानना पड़ा कि ये एंगल होगा, ये तार होगा, है ना, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस डायरेक्ट एम्पियर का लूप लॉ लगाओ और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। इसी तरह से और भी एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ का, जैसे सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड, उसके बाद टोराइड हो गया। तो ये सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसके सेंटर पे कितना, एक्सिस पे कितना होगा, है ना, उसके सेंटर पे कितना होगा, उसके बाहरी सिरे पे कितना होगा, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही।